हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। तो जी आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में समझा था, फोर्स वगैरह डिफाइन करे थे कि भाई दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे होता है, जिसके लिए हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आए थे, बोला था कि भाई जो चार्जेस है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं एंड इवन विदाउट टचिंग वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे। तो कैसे कर रहे थे? तो हमने बोला कि भाई एक चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है। और जब उसने अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करा तो जो भी उस फील्ड में आता है वो या तो वो अट्रैक्शन फील करेगा या फिर वो रिपल्शन फील करता है ना। तो फील्ड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो भी हमने निकालना सीखी थी, जिसके लिए हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फाइंड करी थी वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से थी। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज हम फाइंड करेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से। भाई क्या है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? बड़ा सिंपल सा फंडा। आपको एक, जैसे मान लीजिए पेन है मेरे पास में, आपको ये पेन दे दिया और बोला इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस पेन के ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पेन। अब इस पेन के ऊपर पूरा चार्ज है तो क्या हो गया बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। अभी तक एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम फॉर्मूला लगाते थे KQ/R², लेकिन जब एक बात पेन की आ जाएगी तो फॉर्मूला KQ/R² नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है भगवान जाने, है ना। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, क्या तरीका होता है, सारी बातें आज के लेक्चर में समझेंगे। सो मेक श्योर नोट्स बनाते रहना, ठीक है। मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से JEE एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हुए चलोगे तो। बातें क्या है वो बड़ी सिंपल सी है। जो चीज मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, मेक श्योर आप उसके नोट्स जरूर बनाएं, अपने हाथों से चीजों को जरूर लिखें, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उनके लिए आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसकी DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, वो आपको मिलती है। तो मेक श्योर कि आपको उसकी DPP भी जरूर सॉल्व करनी है। एंड ये DPP आपको मिलती है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। एंड इन केस आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में फंस गए या तो डाउट आ गया, तो उसके लिए आपके लिए हम लोग इसका वीडियो सॉल्यूशन भी बनाते हैं। तो वो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहां जाके आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं आफ्टर दिस चैप्टर। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर्स जो होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं बेटा। तो जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड किस प्रकार के सवाल होते हैं, कितने सवाल आते हैं, ये सब कुछ ईच एंड एवरी पार्ट मैं वहां पे कवर करता हूं, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ साथ अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत क्लियर रहेगी, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मक्कारी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो वो भी मैं कराऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस रह जाते हैं तो वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। इसके हिसाब से जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर इसके हिसाब से तरीके से पढ़ते हुए चलोगे तो कभी भी कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, और मैं बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। बस आपको इस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हो रहे हैं, हम ऑलमोस्ट लेते रहते हैं इसके डाउट सेशंस। टेस्ट सीरीज जो है बहुत जल्द आने वाला है, तो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, जो मैं बोलूं फॉलो करो, शिद्दत के साथ फॉलो करो, जो पैटर्न आपको बताया शिद्दत के साथ फॉलो करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन 100% बेटा। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है पेन और पेपर, क्योंकि जो बातें मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपको लिखनी है, ठीक है। देखो भाई, होता यूं है कि अभी तक जो बातें हो रही थी, क्योंकि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो भाई पॉइंट चार्ज तो क्या होता है, एक छोटा सा चार्ज ये बना दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। तो बड़ा सिंपल सा फंडा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बोला इट इज नथिंग बट सर KQ/R², है ना। ये तो बहुत आसान हो गया था हमारे लिए।
अब मान लीजिए कोई रैंडम शेप की बॉडी, कुछ भी हो सकता है ना, जैसे ये कोई एक रैंडम शेप की बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो कैसे बताओगे? सिंपल सर, हम देख लेंगे इस पे कितना चार्ज है। अगर इस पे चार्ज कैपिटल क्यू होगा तो इसके लिए भी फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा देंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसके लिए, क्योंकि एक रैंडम शेप की बॉडी है, ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसके लिए तो लगा लिया, लेकिन इसके लिए नहीं लगाया आपने फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो आपने फॉर्मूला लगाया था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहां पे आपने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा था, याद हो तो आपको, एंड यू सेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। फोर्स का फॉर्मूला जब आपने लगाया था तो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पे क्यू नॉट किया था नीचे पे, तो जाके आपका फॉर्मूला बने था के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई, दिक्कत क्या है ना कि जब आप ये फोर्स का फॉर्मूला लगाते हो, जब आप इस फोर्स का फॉर्मूला लगाते हो तो मेरे बच्चे ये फोर्स एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। हाँ, तो कूलम्स लॉ जब आप लगा रहे थे तो कूलम्स लॉ से जो आपको दो चार्जेस के बीच का फोर्स मिला था, ये फोर्स तभी डिफाइंड होगा जब वो पॉइंट चार्जेस होंगे। तो सारी चीजें एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगी जब वो एक पॉइंट चार्ज होगा। अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है मेरे बच्चे, तो ये सब बातें भूल जाना फिर उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें तभी एप्लीकेबल होती थी व्हेन इट इज अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन इट इज अ पॉइंट चार्ज। फोर्स का जो आप फॉर्मूला लगाते हो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये एप्लीकेबल तभी होता है व्हेन इट इज अ पॉइंट चार्ज। अगर ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है बेटा, इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, कोई भी रैंडम बॉडी हमने उठा ली, कुछ भी शेप हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या पता वो स्फेयर हो, क्या पता वो सिलेंडर हो, क्या पता वो डिस्क हो, क्या पता वो प्लेट, व्हाटएवर इट इज, है ना। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो जो फोर्स का फॉर्मूला लगाते थे कूलम्स लॉ से, वो यहां पे वैलिड नहीं होगा। तो आप जो फोर्स का फॉर्मूला लगाते थे फ्रॉम द कूलम्स लॉ, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के एप्लीकेबल है, सिर्फ ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है सर। तो कूलम्स लॉ यहां पे वैलिड नहीं होता है, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला भी वैलिड नहीं होगा। तो सर ऐसे टाइम पे क्या करें? है ऐसा टाइम अगर आ जाए, ऐसा सवाल आ गए, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इट इज द चार्ज डेंसिटी बेटा। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाऊंगा, इट इज ऑल अबाउट द चार्ज डेंसिटी। जैसे आपने मास डेंसिटी के बारे में सुना होगा, क्लास 11th में मास डेंसिटी पढ़ा होगा, लीनियर मास डेंसिटी, फिर सरफेस मास डेंसिटी, फिर वॉल्यूम मास डेंसिटी, पढ़ा है कुछ ऐसा? तो आपको याद हो तो वहां पे बोलते थे लैम्डा से डिनोट करते थे, फिर एक वो सिग्मा से लिखता था और एक रो से लिखता था। इफ इट इज अ मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी को लिखते थे मास अपॉन लेंथ। इफ इट इज अ सरफेस डेंसिटी, तो इट कैन बी रिटन एज मास अपॉन एरिया। बेटा अगर ये वॉल्यूम डेंसिटी होता था तो मास अपॉन वॉल्यूम करते थे। इनको कहते हैं बेटा मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। बट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी के लिए बात करें तो यहां पे भी वही लैम्डा, वही सिग्मा एंड वही रो होगा। अंतर यह आएगा कि यहां पे Q बाय L चार्ज अपॉन लेंथ, Q बाय A चार्ज अपॉन एरिया, Q बाय V चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये डिफाइन करते हैं हमारे किसको? चार्ज डेंसिटी को। अब अगर आप गौर फरमा के देखो
तो यहां पे लेंथ की बातें हो रही है ना बेटा, यहां पे क्या हो रही है, लेंथ की बातें हो रही है। तो ये वाली चीज एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, 1D बॉडीज। 1D बॉडीज में जैसे रॉड, वायर एक्सेट्रा। तो जब आप इसको डिफाइन करते हो, इसको क्या कहेंगे, लैम्डा को क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आप नाम से भी पता करो तो लीनियर मतलब लेंथ, लीनियर मतलब लेंथ, तो जिसके पास लेंथ होगी उसके लिए आप क्या लगाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसमें रिंग भी आती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिंग क्या हम लीनियर चार्ज डेंसिटी में कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, बट यस, रिंग को आप लीनियर चार्ज डेंसिटी में कंसीडर करेंगे। फिर इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होता है बेटा 2D बॉडीज के लिए, ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए, 2D बॉडीज के लिए। एग्जाम्पल में डिस्क, प्लेट, शीट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है ना, वॉट एवर इट इज एक्सेट्रा। फिर अगर हम बात करें नीचे इसकी, तो ये एप्लीकेबल होता है बेटा 3D बॉडीज के लिए। अब 3D बॉडीज में क्या क्या आते हैं, तो 3D बॉडीज में आती हैं जिनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, जैसे कि क्यूब, स्फेयर, सिलेंडर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये वाली चीजें किन के लिए एप्लीकेबल होगी, 3D बॉडीज, जैसे कि जिनका वॉल्यूम फाइंड किया जाए, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, है ना, इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। सिग्मा को हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आप भी समझते हो सरफेस उन्हीं का ही होता है जिनका एरिया होता है। अरे समझो ना, जब हमने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब वो एरिया से रिलेटेड है, तो देखो चार्ज अपॉन एरिया। फिर नीचे वाली बॉयज के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, रो को क्या लिखते हैं, इट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जहां पे हम वॉल्यूम की बातें करेंगे जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स में होता था। अब इधर आओ, इसको क्या बोलोगे, लीनियर मास डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, इसको क्या बोलोगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये तो हम पहले बचपन से निकालते आ रहे हैं, बट इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये पता है तो आप जब ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस आएगा वहां पे इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस आएगा तो आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वन डायमेंशनल बॉडीज जैसे रॉड, वायर, रिंग, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लैम्डा यूज करते हैं। टू डायमेंशनल बॉडीज डिस्क, प्लेट, है ना, या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो जिनका एरिया फाइंड किया जाए उसके लिए आप यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाओगे। और थ्री डायमेंशनल बॉडीज जिनका वॉल्यूम फाइंड किया जाता है उनके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन बाय Q बाय V। लिख लीजिए सब बातें, सारी बातें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा सभी ने, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें देख लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा फॉर वन डायमेंशनल बॉडीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडीज। जिनके पास सिर्फ लेंथ होती है उनके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लगाते हैं, जिनके पास एरिया होता है उनके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाते हैं, और जिनके पास वॉल्यूम होता है उनके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है इनको ये मैं बता देता हूं। अगर मैं यूज करना चाहता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए सब, तो सबसे पहले मैं यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करना सिखा देता हूं आप लोगों को। बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो भाई जैसे कि जस्ट सपोज करो एक बड़ी सी गाड़ी है ना, गाड़ी को अगर आपको स्टडी करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि गाड़ी को कंप्लीट स्टडी करें, तो इसलिए क्या करते हैं उसके पार्ट्स की स्टडी करते हैं। अच्छा इसमें टायर होते हैं, ओह अच्छा इसमें ब्रेक होता है, इसमें क्लच होता है, एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं ना। अब देखो भाई क्या है ना कि
हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं ना, तो हमें तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो गाड़ी में हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ की स्टडी करते हैं कि भाई पहले क्लच के बारे में पढ़ लिया, अच्छा क्लच में ऐसा होता है, फिर हमने टायर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने सस्पेंशंस के बारे में पढ़ लिया। तो क्या होता है, हम उसको टुकड़ों में पढ़ रहे हैं ना। तो कंप्लीट कार की स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है। वैसी ही कहानी कुछ यहां पे है। अगर आपको एक रॉड दे दी जाए और बोला जाए भाई बिकॉज ऑफ दिस रॉड फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रॉड जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो देख रहे हैं आप एक चार्ज रॉड है, एक रॉड जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम एक कंप्लीट रॉड के लिए फॉर्मूला लगाए, क्योंकि कूलम्स लॉ तो नहीं लगने वाला यहां पे, है ना। कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, ना ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² लगा सकते हैं यहां पे। इट्स नॉट पॉसिबल बेटा, क्योंकि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि रॉड की वजह से इधर से a डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सोचना भी मत कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सके इसमें, क्योंकि a जो डिस्टेंस है वो तो इस एंड से है, इस एंड से डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, L+A हो जाएगी वो डिस्टेंस। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि डिस्टेंस कौन सा है? हर पॉइंट इस पॉइंट से, है ना, रॉड का हर एक पार्ट, इस रॉड का हर एक पार्ट इस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूं यहां पे। तो फिर क्या करें ऐसे केसेस में, है ना। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। पूरे रॉड के अंदर कहीं पे, जहां पे भी तुम्हें अच्छा लगे, एक छोटा सा एलिमेंट dx आपने कंसीडर किया। मैंने मान लिया कि जो पॉइंट है वहां से x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट मैंने कंसीडर किया। जो पॉइंट है वहां से x डिस्टेंस पे एलिमेंट कंसीडर करेंगे dx। इस dx एलिमेंट पे जो चार्ज होगा गिवन बाय dq। तो यहां पे रॉड की लेंथ अगर l है और उसके ऊपर चार्ज q है, सो lambda linear charge can be written as q by l. Also lambda can be written as dq by dx. जिससे क्या होगा बेटा, dq वाले और dx में ऐसे रिलेशंस मिलेंगे आपको, है ना। dq और dx में आपको ऐसे रिलेशंस मिल सकते हैं ऐसा। तो ये वाले इस्तेमाल आपको करने पड़ेंगे। तो यहां पे जैसे अगर आपको dq का वैल्यू चाहिए तो dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dx हो जाएगा सर। dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं और स्मॉल एलिमेंट्स को कंसीडर कर करके आप फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास एक छोटा सा चार्ज आया, हाँ सर, ये छोटा सा चार्ज बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज। दिस स्मॉल चार्ज dq, दिस स्मॉल चार्ज dq will behave as point charge। ये जो छोटा सा चार्ज dq है वो बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज, और अगर ये बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज तो इसकी वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देखो पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मैंने रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया है सिर्फ, इस छोटे से टुकड़े में छोटा सा चार्ज, ये छोटा सा चार्ज विल बिहेव एज द पॉइंट चार्ज, और इसकी वजह से x डिस्टेंस पे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय k dq बाय x का स्क्वायर। ठीक है, समझते हो बात को। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रॉड की वजह से चाहिए। अगर आपको पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे सर, ये एलिमेंट को अगर मैं इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पूरा घुमा दूं, तो ये एलिमेंट अगर पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक पहुंच जाए तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ए से लेके बी तक ले लो, ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट ए से लेके बी तक लेने पे क्या पूरी रॉड कंप्लीट हो जाएगी बेटा? हाँ सर बिल्कुल। ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट ए पे ले लिया, फिर यहां 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 और यहां यहां यहां, ऐसे करके पूरी रॉड पे हमने ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट लिए। कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। ए पे जब हम आए, जब हम ए पे थे तो डिस्टेंस कितना था? ए। जब हम बी पे पहुंचे डिस्टेंस हो जाएगा L+A। तो लिमिट्स भी लगा दी ए से लेके L+A तक की।
सो डीई का ये देखो वैल्यू, तो इंटीग्रल इज ऑफ के डी क्यू बाय एक्स का स्क्वायर ए से लेके एल प्लस ए। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप x का इंटीग्रेशन dq के साथ तो नहीं कर सकते, आप x का इंटीग्रेशन dq के साथ तो नहीं कर सकते। x का इंटीग्रेशन करना है तो dx होना चाहिए था। यहां पे x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो यहां dq की जगह dx होना चाहिए था, dq की जगह dx होना चाहिए था। और वो dx मुझे यहां से देखो तो मिल रहा है क्या, dq इक्वल्स टू लैम्डा dx लगाए वहां पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा k लैम्डा dx अपॉन x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे a से लेके l प्लस ए तक। अब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, जैसे k लैम्डा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x का स्क्वायर dx a से लेके l प्लस ए तक। समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है यहां पे, हम इस रॉड की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, इस रॉड की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। अब हमने पहले दिमाग लगाया के क्यू बाय ए स्क्वायर, बट हमें बाद में पता चला यार इस रॉड का हर एक पार्ट, इस रॉड का हर एक पार्ट इस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे है। ये वाला पार्ट अलग डिस्टेंस पे, यहां पे कोई पार्ट अलग डिस्टेंस पे, यहां वाला पार्ट अलग डिस्टेंस पे, ये वाला पार्ट अलग डिस्टेंस पे। तो ये वाला फॉर्मूला कब तक लगाता रहूंगा मैं, है ये वाला फॉर्मूला कब तक लगाते रहोगे, हर एक पार्ट का डिस्टेंस अलग अलग है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर एक पार्ट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा के बाद में ऐड करें इनको, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया रॉड का, इस छोटे से टुकड़े का लेंथ dx, मैंने बोला भैया ये जो है x डिस्टेंस पे है पॉइंट P से, तो छोटे से टुकड़े पे छोटा सा चार्ज, और छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसके लिए क्यों लगा दिया ये वाला फॉर्मूला, अरे छोटा सा चार्ज है, छोटा सा चार्ज विल बिहेव एज द पॉइंट चार्ज, और फिर इसके लिए तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। सो डी इक्वल्स टू के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने बोला भैया पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, तो एक काम करो, ऐसा ही छोटा सा एलिमेंट यहां ले लो, एक छोटा सा एलिमेंट यहां ले लो, एक छोटा सा एलिमेंट यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे करके हमने पूरी रॉड पे ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट ले लिए। हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, इन सबको ऐड करेंगे। तो भाई उसके लिए सबसे शॉर्ट तरीका है कि आप इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या कर दो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब भी तो ये होता है कि सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। जैसे आपने बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट लिए और इन सबको ऐड किया, मतलब इंटीग्रेट किया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रल ऑफ डीई, इंटीग्रल ऑफ डीई की जगह पुट किया, सॉल्व किया, अभी तक यहां पे पहुंचे हम लोग, है ना। अगले पेज पे आता हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है E इज इक्वल्स टू के लैम्डा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स का स्क्वायर dx, लिमिट थी a से लेके l प्लस ए। बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो बनेगा माइनस का 1 बाय एक्स। अब आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन यहां पे, है ना। लिमिट विल बी फ्रॉम a टू l प्लस ए, लिमिट्स क्या लगेगी, a से लेके l प्लस ए तक की। सो के लैम्डा अपर लिमिट माइनस का 1 अपॉन l प्लस ए माइनस का 1 अपॉन ए, के लैम्डा माइनस का 1 अपॉन l प्लस ए प्लस का 1 अपॉन ए। सो E कैन बी रिटन एज, क्या बनेगा, के लैम्डा, नीचे तो एलसीएम आ जाएगा a l प्लस ए, और यहां पे बनेगा माइनस का a प्लस का l प्लस ए। देखो जरा a से a मर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी के लैम्डा l अपॉन ए l प्लस ए। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। जरा पीछे आओ फिर से, यहां देखो क्या लैम्डा को Q बाय L लिखा था हम लोगों ने, वे Q इज द चार्ज ऑन दिस रॉड। इस पूरे रॉड के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q, तो यहां से Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L बना था क्या, देखो तो Q की जगह लैम्डा L लिख सकते हैं, यानी कि यहां पे भी जो लैम्डा L है इसकी जगह Q लिख सकते हैं, सिंस Q is equals to lambda L, so E is equals to K
Q डिवाइड बाय A L प्लस A. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया P पॉइंट पे, जो कि रॉड के एक एंड से A डिस्टेंस पे थी। रॉड की इस एंड से A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था, तो इस पॉइंट पे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों ही वैलिड है बेटा। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी रॉड के एक्सिस पे, अब इसको थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से कैसे मतलब सर, किसी रॉड के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रखा गया है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे क्या? किसी रॉड के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा सर? या तो ये वाला या फिर ये वाला। तो समझे बात कैसे यूज होनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये सारी बातें। ये तो मैं एप्लीकेशन बता रहा था, बट भावनाओं बह के मैंने तुम्हें पूरा केस की बता दिया। तो हेडिंग इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ना रख के मैं सोच रहा हूं इसको कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट अ पॉइंट along its axis, along its axis। किसी भी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के एक्सिस पे हमें अगर फाइंड करना है, सो द फॉर्मूला इज वी हैव, और पूरा कंप्लीट डेरिवेशन मैंने किया है। ये डेरिवेशन जेई में कोई नहीं पूछेगा, बट आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको जेई के हिसाब से अगर प्रिपेयर करना है तो आप फॉर्मूले पे फोकस कीजिए सिर्फ, है ना, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर बात करूं जेई एडवांस की, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, डेरिवेशन पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि वो बीच में ही चेंजेस कर देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप जेई के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो फॉर्मूलाज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, बट अगर आप स्कूल के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो एक काम कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई, ये सारी बातें लिख लीजिए, फटाफट से सारी बातें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? तो आपको मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये सारी चीजें यूज करना आ गई ना, कैसे इनका इस्तेमाल करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा था, देखो dq की जगह लैम्डा dx आ गया, है ना, dq की जगह लैम्डा dx आ गया। लास्ट में गए, लास्ट में लैम्डा इंटू एल की जगह, लैम्डा इंटू एल की जगह q लिख दिया। तो इसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडीज। बेटा देखो, इसको ऐसे भी बोलेंगे, एक नया तरीका है लिखने का, ये भी है ना, तो इसको भी नोट कर लेना। अगर कहीं पे एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडीज आ जाए तो परेशान मत होना। और ये केस अभी हमने कर लिया है, सेम केस अभी मैंने आपको पूरा डिराइव करा दिया है। आंसर पता है ना इसका, पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये सारा केस मैं अभी बता चुका हूं, यही आंसर है बेटा, यही था वो केस जो मैं आपको बता रहा था, है ना। हो गया पहला केस कंप्लीट? पहला केस कंप्लीट हो गया, इसका टिक लगा दें इस पे, आगे बढ़ जाए इस पे फिर। अच्छा, अगर ये पॉइंट एक्सिस पे ना होके इस रॉड के किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो, अच्छा आप एक चीज देखो, ऐसा नहीं कि रॉड के मिड पॉइंट पे, ना 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 ना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। रॉड के मिड पे नहीं है, नीचे कहीं पे भी, बट ये एक्सिस पे भी नहीं है। ये रॉड की एक्सिस ऐसे है, this is the axis of the rod and the point P is perpendicular to the axis. The point P is perpendicular to the axis. As you can see, जो point P होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस जगह पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट द पॉइंट P। अच्छा एक और चीज देखो, तो रॉड का मिड पॉइंट ये नहीं है, नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। रॉड का मिड पॉइंट यहां पे कहीं पे बनेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ये सर क्या रॉड के मिड पॉइंट पे है क्या, नहीं, वो रैंडमली कहीं पे भी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रॉड के मिड पॉइंट पे ही हो, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रॉड के मिड पॉइंट पे ही हो। अब ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व किया जाए, सर क्या करें ऐसे केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, क्या करें क्या करें। चलो ये रही हमारे पास वो रॉड,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पे एक पॉइंट P हमने लगा दिया। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लूं, वहां पे तो दिखेगा नहीं तुम लोगों को, है ना। तो रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बेटा पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, है ना। तो ऐसा मत बोलना कि सर क्या रॉड के मिड पॉइंट पे गया, ना ना ना, बिल्कुल गलत बात है। ये पॉइंट P रॉड के एक एंड से एंगल बना रहा है, मान लीजिए θ2, और रॉड के इस एंड से एंगल बना रहा है कितना, θ1। ऐसा इन्होंने बोला है हमसे, ठीक है। ये पॉइंट P रॉड के एक एंड से एंगल बनाता है θ2 और एक एंड से एंगल बना रहा है θ1। ये बात कंसीडरेशन है। अब ऐसे केसेस अगर हमारे पास आए तो हम क्या करते हैं इसको, ऐसा केस अगर हमारे पास आ जाता तो हम क्या करते हैं, है ना। तो ऐसे जगहों पे हम करते हैं एक कंसीडर एक स्मॉल एलिमेंट। तो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किया गया, तो ये रहा वो एलिमेंट हमने यहां पे कंसीडर किया। y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ है dy। कितना लेंथ हो जाएगा बेटा इसका, dy। सो dy इज द लेंथ। इस पे चार्ज होगा dq जो कि बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, और अगर ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट is given by like this dE। बेटा स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P रखा हुआ था, ये पॉइंट P यहां पे रखा हुआ था, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट हमने निकाला विच इज गिवन बाय dE। dq is the charge and dy is the length of this। तो ये यहां से r डिस्टेंस पे हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली dE, and it is making an angle of theta here, it's making an angle of theta here। ये डिस्टेंस a थी, तो इसने कितना एंगल बनाया, यहां से थीटा एंगल बनाया। बेटा अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो जरा गौर फरमा के मुझे एक बात बता दो, क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या, सोच लो यार एक बार तुम लोग। If this angle is theta, so this angle must also be theta। बेटा ये ग्रीन वाली लाइन देखना है ना, जो डार्क ग्रीन कलर की लाइन है, इसको देखो, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं शायद इनको, है ना। सो यहां पे DE के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज गिवन बाय DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहां आएगा विच इज गिवन बाय DE sin थीटा। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर वाला। दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि रॉड के पैरेलल है। तो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी अपने पास, यहां पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रॉड के परपेंडिकुलर होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रॉड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या होंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रॉड के पैरेलल है, ठीक है। तो हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे इसमें। सबसे पहली चीज जो मैं उठाता हूं, ये वाली उठाता हूं कि यार DE की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले DE की वैल्यू तो निकाल लें हम लोग। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ DE। सो DE इज इक्वल्स टू K dq बाय r। चलो मैं अगले पेज पे करता हूं यार इसको, है ना, यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे कचरा हो जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं तो। Now finding the value of DE, finding the value of DE, value of DE। बेटा DE को लिखा जाता है K dq डिवाइड बाय R का स्क्वायर। एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना लेता हूं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस।
ठीक है, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैंने एक छोटा सा वहां पे डायग्राम बना लिया। ये हमारा वो छोटा सा एलिमेंट यहां पे लिया था हमने, ठीक है, डार्क कर देता हूं, हमने अपने जो एलिमेंट लिया था ना बेटा, स्मॉल एलिमेंट, हाँ दिस इज द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अब यहां पे रॉड के लिए भी हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रॉड का कंप्लीट लेंथ अगर L है, रॉड पे कंप्लीट चार्ज अगर Q है, तो इस पे चार्ज कितना था dq, इसकी लेंथ कितनी थी dy, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज q बाय L, ऑल्सो लैम्डा कैन बी रिटन एज dq बाय dy। तो यहां से dq की जगह लिखा जाएगा लैम्डा dy, तो dq की जगह मैं लिख रहा हूं लैम्डा dy, लिख दूं, हाँ से लिख दीजिए। सो de इज इक्वल्स टू k लैम्डा dy। बेटा ये r आपने खुद से सोचा ना, हाँ सर, क्वेश्चन में क्या गिवन था, सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ a गिवन है, l पता है और a पता है, l पता है और a पता है। तो बेटा हमें सिर्फ लेंथ l पता है और a पता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो ये y r हमने खुद से सोचे हैं, ये y ये r ये थीटा मैं खुद से सोच रहा हूं, तो मुझे इनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखो भाई यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से सुना। सर a और r में रिलेशन निकाले, r को a के टर्म्स में लिख दें, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस है a अपॉन हाइपोटेन्यूस है r, सो r इज इक्वल्स टू a अपॉन cos थीटा, कैन बी फर्दर रिटन एज a sec थीटा। तो r की जगह पे a sec थीटा लिखते, तो ये r स्क्वायर है, इट विल बी a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। बहुत ही शानदार, मजा आ गया। बट सर एक दिक्कत आ रही है, क्या ये थीटा है ये y है, वो भी मजा नहीं आ रहा सर, है ना, ये भी कुछ अलग फॉर्मेट में होता है, डी थीटा के टर्म्स में होता तो मजा आता। अभी ये डी थीटा के टर्म्स में कैसे निकालूं, तो यहां पे देखो बेटा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे है y, बेस पे है a, सो y इज इक्वल्स टू a tan थीटा, y इक्वल्स टू a tan थीटा। सही बात है, पहले r और a में रिलेशन निकाला, अब y और a में देखना, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन किया बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो इक्वेशन जो आपकी बनेगी dy इज इक्वल्स टू, बेटा tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो इट विल बी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सो dy विल बी इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो लिखूं dy की जगह, सो डी बनता है k लैम्डा, dy की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा मर जाएगा, a से ये a मर जाएगा, और डी का जो वैल्यू बनेगा k लैम्डा अपॉन a d थीटा। अब आएगा ना मजा, अब आएगा मजा। क्यों सर, अब क्यों आएगा मजा, अरे रुको भी बताता हूं। डी बनता है k लैम्डा अपॉन a d थीटा। क्लियर है यहां तक बातें, क्लियर है यहां तक बातें बेटा। हमने क्या किया, डी का वैल्यू निकाल लिया, अब डी को यहां पुट करूंगा तो देखो बेटा डी cos थीटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। देखो यार यहां पे अगर आपको e परपेंडिकुलर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। अब अगर आपका डी, अगर आपके पास डी इन टर्म्स ऑफ, अरे कहां जा रहे हैं, अगर आपके पास डी आता इन टर्म्स ऑफ डी वाई, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर पाते? क्या आप y का इंटीग्रेशन यहां पे, क्या आप y का इंटीग्रेशन cos थीटा के साथ करते? बोलो बेटा, अगर ये dy होता तो cos थीटा का इंटीग्रेशन y के साथ नहीं कर पाते, दिक्कत हो जाती, इसलिए dy को हटा के d थीटा किया मैंने, dy को हटा के d थीटा किया मैंने, ताकि अब यहां पे जब लिखूंगा तो e परपेंडिकुलर बनेगा, e परपेंडिकुलर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा अपॉन a cos थीटा d थीटा। हाँ, अब इंटीग्रेशन दिख रहा है मुझे, बढ़िया, अब मुझे यहां पे प्रॉपर इंटीग्रेशन दिख रहा है। वैसे यहां पे E पैरेलल जब चाहिए होगा, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ डी ई पैरेलल, इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा
अब फिर से वही बात आ गई भाई, अगर यहां पे डीई में डी थीटा नहीं होता तो मजा क्या आता फिर। सो नाउ ई पैरेलल कैन बी रिटन एज के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा डी थीटा। लो भाई, अब इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाएगा। सो ई परपेंडिकुलर निकालना आसान है, ई पैरेलल निकालना आसान है अब हमारे लिए, इसीलिए क्योंकि यहां पे कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा था, इसीलिए डीई को इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाला मैंने। आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत थी डी वाई को ये सब लिखने की। तो बेटा मैं चाहता था कि ये डी वाई कन्वर्ट हो डी थीटा में, ताकि आगे चल के मेरा काम आसान हो जाता। तो क्या जरूरत थी ये डी वाई को डी थीटा में ऐसा सब करने की, क्या जरूरत थी, ताकि डी वाई को डी थीटा के टर्म्स में लिखूं और यहां पे ये कॉस थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन इजीली हो जाए मुझसे। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। चलिए भाई, ये वाली बात पहले नोट करना चाहता हूं कि पहले मैं करा दूं। अब आई गए हो तो भाई कर लो। देखो ये रहे हमारे फॉर्मुलास, ई परपेंडिकुलर, हाँ इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को, और ई पैरेलल इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को, एंड देन वील गॉट द फाइनल आंसर्स। सो ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो सबसे पहले चीज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूं, परपेंडिकुलर वाली है ना। सो ई परपेंडिकुलर विल बी इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा, हाँ कि कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। सर बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो भी चलो आपने बाहर लगा दिया, इसकी लिमिट क्या लगाए यार। बाकी सब तो ठीक है, लिमिट्स क्या लगाए। अब जब आप रॉड को कंसीडर कर रहे हो, बेटा फिर से देखना, मैं रॉड बना रहा हूं यहां पे। जब आप रॉड को कंसीडर कर रहे हो एंड आपका पॉइंट ये था और आपने बोला था कि ये माइनस का सॉरी ये यहां पे θ2 हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बी θ1, और आपका जो एलिमेंट था वो बीच में कहीं से शुरू हुआ था, है ना, याद है कुछ एलिमेंट जो आया था उसने बीच में एंगल यहां पे थीटा बनाया था। तो बेटा थीटा की लिमिट कहां से शुरू होगी, सर इस पॉइंट पे थीटा 0 हो जाएगा, यहां पे आएंगे तो थीटा का वैल्यू माइनस का θ2 हो जाएगा, यहां पे जाऊंगा तो थीटा का वैल्यू θ1 हो जाएगा। सोच के देख लो तुम खुद ही, ये थीटा, ये एलिमेंट को पकड़ो, ये एलिमेंट को पकड़ो। देखो बेटा एलिमेंट ने कितना एंगल बनाया, थीटा। ये एलिमेंट जब नीचे पहुंच जाएगा, जब ये एलिमेंट नीचे पहुंच जाएगा तो बेटा ये कितना एंगल बनाएगा, माइनस का θ2। ऑब्वियस बात है, यहां जब थीटा 0 हो गया है तो इसके नीचे नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। यहां पे थीटा 0 हो गया, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो नेगेटिव एंगल में जा रहे हो। थीटा यहां 0 हो चुका है, इसके नीचे जाओगे तो नेगेटिव एंगल में आएगा, तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू माइनस का θ2, फिर ऊपर आए थीटा 0 हुआ, फिर और ऊपर गए थीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस का θ1। तो बेटा लिमिट्स मेरे हिसाब से माइनस का θ2 से लेके θ1 तक लगेंगे। देख लो तुम लोग, एलिमेंट ये रहा बेटा, एलिमेंट ये रहा। एलिमेंट को हम चाहते हैं पूरा रॉड कवर करे। एलिमेंट से हम क्या चाहते हैं कि एलिमेंट पूरे रॉड कवर करे, एलिमेंट पूरी रॉड कवर करे। उसके लिए उसको पहले यहां जाना पड़ेगा, यहां से घूमता 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 ऊपर तक जाएगा वो। तो जब ये एलिमेंट नीचे था तो एंगल कितना बन रहा था, माइनस का θ2, फिर ये ऊपर गया, यहां पे थीटा 0 हो गया, ऊपर गया थीटा इक्वल्स टू θ1 हो गया। तो माइनस θ2 से लेके θ1 तक की लिमिट्स हम यहां लगाएंगे। तो E परपेंडिकुलर कैन बी रिटन एज k लैम्डा बाय a। बेटा cos थीटा के लिए हम इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन किया sin थीटा, लिमिट्स विल बी फ्रॉम माइनस θ2 से लेके θ1 तक। सो E परपेंडिकुलर कैन बी रिटन एज k लैम्डा बाय a sin θ1 माइनस साइन ऑफ माइनस का θ2। बेटा साइन माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस का साइन थीटा। ये पता है ना आपको, साइन माइनस थीटा को क्या लिखते हैं। सो योर ई परपेंडिकुलर कैन बी रिटन एज के लैम्डा बाय ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। दिस इज द फाइनल आंसर। परपेंडिकुलर वाला जो आएगा बेटा, इट इज गिवन बाय के लैम्डा बाय ए साइन θ1, ये माइनस का θ2 बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने क्या फाइंड किया, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो आ गई
k लैम्डा बाय a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सेम लिमिट अब आपको फिर से लगानी है पैरेलल वाले के लिए। तो सेकेंड चीज ई पैरेलल करते हैं। ई पैरेलल गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा बाय ए साइन थीटा डी थीटा। ई पैरेलल इक्वल्स टू के लैम्डा बाय ए इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। बेटा जो लिमिट पहले लगाई थी आज भी वही लिमिट्स लगेंगी। सो लिमिट लगेगी माइनस के थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। तो E पैरेलल कैन बी रिटन एज के लैम्डा बाय ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, लिमिट्स विल बी फ्रॉम माइनस के थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। सो E पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय ए माइनस का कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस का थीटा 2। अच्छा माइनस का है ना, सॉरी। क्लियर रहेगी बातें। सो ई पैरेलल कैन बी रिटन एज के लैम्डा बाय ए बेटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ माइनस का थीटा 2। इतना सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हो। सो ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय ए माइनस का कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा 2। सो ई पैरेलल कैन बी रिटन एज के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाली आ गई और जो इससे पहले फाइंड करी वो परपेंडिकुलर वाली आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी रॉड की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक तो पैरेलल वाली, एक तो परपेंडिकुलर वाली। परपेंडिकुलर वाली हमने फाइंड कर ली, पैरेलल वाली भी हमने फाइंड कर ली और अब आपको इसको नोट करना है। तो नोट करना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम हेयर। सारी बातें लिखते हुए चलिए जल्दी से। हो गया। फिर यहां पे आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है इसका, है ना, क्योंकि एक बार आपने डीई फाइंड कर लिया ना उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। फिर नोट कीजिए इसको भी, किया नोट। फिर इधर आइए, ये सारी बातें लिखिए। ये हमने ई परपेंडिकुलर फाइंड किया। ये हमने क्या फाइंड किया? ई परपेंडिकुलर। हो गया। सॉरी। फिर यहां पे आइए, ये हमने फाइंड किया है ई पैरेलल वाला। जल्दी से नोट कीजिए इसको। किया नोट सभी ने? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे जो हम बात कर रहे थे वो एक ऐसी रॉड की बात कर रहे थे जिसका कुछ स्पेसिफिक लेंथ है, यानी एक फाइनाइट लेंथ की रॉड है ना। अगला केस जो आएगा इट इज ऑफ इनफाइनाइट रॉड बेटा। इनफाइनाइट रॉड की वजह से। अब इनफाइनाइट रॉड जो होती है बेटा उसकी तो लेंथ चलती जाती है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। इनफाइनाइट रॉड की बात करें तो भाई उसकी लेंथ तो चलती जाती है। तो उस केस में अगर किसी पॉइंट P पे मुझे कुछ देखना है, यानी कि मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो पहले तो सर यहां पे लेंथ खत्म हो जाती थी आगे। पहले तो यहां पे लेंथ खत्म होती थी, यहां से हम थीटा 1 एंगल बना देते थे, लेकिन आज वो इनफाइनाइट जा रहा है। अब गौर फरमाना सभी लोग, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लेंथ यहां पे होती तो हम ये एंगल बनाते, पर सर ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, मतलब और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। देख लो जैसे जैसे तुम इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो ये ऑलमोस्ट आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ, जैसे जैसे लेंथ ऊपर बढ़ती जा रही है, ये एंगल यहां पे 90 होता जाएगा। एंड बेटा फॉर द इनफाइनाइट नोट कर लेने बात को कि ये जो एंगल बनाता है फॉर द इंफिनिटी, ये जो एंगल बनाता है ये बनता है बेटा 90 डिग्री का। सो थीटा 1
90 डिग्री हो जाता है। सिमिलरली ये भी कहा है इन्फिनिटी पे, तो यहां पे भी एंगल कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री का। सो थीटा 2 अगेन इज ऑफ 90 डिग्री। सो फॉर इनफाइनाइट रॉड मेक श्योर हमेशा होगा, और ये हमेशा होगा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले तो क्या होता था बेटा, रॉड की लेंथ फिक्स होती थी तो यहां से एंगल बना देते थे। पहले रॉड की लेंथ फिक्स होती थी तो यहां से एंगल बन जाता था, लेकिन ये तो पता नहीं कहां है सर, पता नहीं कहां जाना है, कहां जाना है, इनफाइनाइट पे जाना है। सिमिलरली नीचे देखो, पहले रॉड की लेंथ फिक्स होती थी, एंगल बन जाता था, लेकिन पता नहीं कहां है सर ये, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, नीचे चला गया। ऐसे केस में ई परपेंडिकुलर जो बनता था बेटा के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो ई परपेंडिकुलर बनेगा के लैम्डा बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। सो ई परपेंडिकुलर बनेगा 2k लैम्डा बाय ए। ई परपेंडिकुलर क्या बनेगा 2k लैम्डा बाय ए, 2k लैम्डा बाय ए, 2k, अरे साइन 90 कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। सो 2k लैम्डा बाय ए ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। यानी अगर एक फाइनाइट वायर है तो इसकी वजह से परपेंडिकुलर वाला जो बनेगा इट इज योर 2k लैम्डा बाय ए, बिकॉज ये इनफाइनाइट तक जा रही है बेटा, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो एक रॉड जो कि इंफिनिटी तक जा रही है परपेंडिकुलर वाला बनेगा, और पैरेलल वाला कितना होगा वो देख लेते हैं सर एक बार। परपेंडिकुलर वाला तो बनेगा 2k लैम्डा बाय ए, पैरेलल वाला चेक कर लेते हैं अगले पेज पे। तो ई पैरेलल k लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बेटा यहां पे जरा थीटा को 90 पुट करो। सो k लैम्डा बाय ए कॉस 90 माइनस कॉस 90। ओ हो कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये आंसर 0 होगा। मतलब कि किसी भी इनफाइनाइट लेंथ की रॉड की वजह से, किसी भी रॉड की वजह से जिसका लेंथ इनफाइनाइट तक है, जो फील्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर बनेगा। किसी भी रॉड की वजह से जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ बनेगा, विच इज गिवन बाय 2k लैम्डा बाय ए, परपेंडिकुलर वाला, और पैरेलल वाला जो होना था वो 0 हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, किसी भी इनफाइनाइट लेंथ की रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। किसी भी इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पैरेलल वाला 0 हो जाता है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि पैरेलल वाला 0 हो गया। ए क्या है, रॉड के परपेंडिकुलर लेंथ। ए क्या है, द लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो मेक श्योर ए जरूरी है अपने पास, ठीक है। तो हमारा अगला केस हो गया बेटा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको सवाल इसी पे दिखेंगे ज्यादातर। तो ये वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी पे ही दिखने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट? ये भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। अब सवाल तो देख लो इस पे कैसे आते हैं। सवाल बोलेगा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट वाला केस आ गया। Having the uniform linear charge density which is 10/9 नैनोकूलम पर मीटर। बेटा ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा का वैल्यू 10/9 नैनोकूलम पर मीटर। ऑब्वियसली बात है, चार्ज पर यूनिट लेंथ तो कूलम पर मीटर ही होगा। लैम्डा को क्या लिखते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कूलम पर मीटर, यही तो यूनिट बनेगी इसकी, कूलम पर मीटर ली। बट नैनो 10/9 इंटू 10 का पावर माइनस का 9 कूलम पर मीटर। लीजिए भाई, लैम्डा आपको सवाल में दे दिया उन्होंने। इज अलोंग द z एक्सिस। बेटा ये जो वायर है इट इज अलोंग द z एक्सिस, ये वायर z एक्सिस के अलोंग है। नाउ एंड इट इज गोइंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हम समझ गए सर, इनफिनिटी लॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 6,8,10 6,8,10 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। बेटा देखो, ये वाली एक्सिस हमारी x वाली हो जाएगी, ये वाली एक्सिस हमारी y वाली हो जाएगी, और ये वाली एक्सिस हमारी z वाली हो जाएगी। एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 6,8,10,
तो x, y, z 6, 8, 10। बेटा एक बात बताओ, क्या ये वायर z एक्सिस के अलोंग है? हाँ सर। तो ये जो कहीं पॉइंट आएगा तो 6, अंदर की तरफ और फिर ऊपर, है ना? तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां पे आएगा 6, 8, 10, जिसमें ये 6, ये 8 और ये 10। सही बात है बेटा? ये जो डिस्टेंस बनेगा इधर का, ये कितना होगा ये बताना मैं, ठीक है? समझ रहे हो? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा ये x, फिर y, फिर z। समझ गए? x, y, z। अब along the z अगर हम जाएं, है ना, ध्यान से सुना, along the z हम जाएं तो सर z एक्सिस वाला तो इसके पैरेलल हो गया, z एक्सिस तो इसके पैरेलल है, तो क्या z के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? नहीं सर, z के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, सिंस इट इज पैरेलल टू द वायर। और जो एक्सिस वायर के पैरेलल होता है इनफाइनाइट के केस में वो जीरो होता है। मैंने बताया था ना आपको, यहां पे देखो पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अगर कोई भी फील्ड जो वायर के पैरेलल है या रॉड के पैरेलल है उसका जीरो वैल्यू होगा। तो जहां पे के कैप लिखा है वो काट दो, बहुत गलत बात है, जहां पे के कैप लिखा है वो काट दो, हमारा आंसर सिर्फ आई कैप और जे कैप में होगा। पर आई कैप और जे कैप में भी कौन सा वाला वो देखते हैं। तो हमने बोला भाई भूल गए हम जे कैप को, हम भूल गए जेड वाले को, जेड वाले को भूल जाओ, जेड वाले को भूल जाओ, अब सिर्फ यहां तक की बातें, मतलब हमें सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बेटा ये 6, ये 8, तो दिस डिस्टेंस विल बी योर आई थिंक 10। ये 6 है, ये 8 है, तो वो 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? यार पाइथागोरस थ्योरम से बातें बता सकते हैं ना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 अंडर रूट ऑफ 100 यानी कि 10। तो ये डिस्टेंस है r, ये बन गई 10। बेटा डायरेक्टली उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं इनफिनिट वायर की वजह से, 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। बेटा ये देखो, क्या ये रॉड के परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस भी r वाली? हाँ सर ये बिल्कुल, ये जो r है इट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू के की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, के का वैल्यू पता होना चाहिए सबको, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। लैम्डा की जगह 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। और मेरे नादान बच्चे r का वैल्यू देखो कितना है 10, लेकिन किसमें? सेंटीमीटर्स में चल रही कहानी। सो इट विल बी 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मीटर में भी कन्वर्ट करना होता है। 9 से 9 मरेगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर माइनस 9 मरेगी, 10 से 10 मरेगा, और E का वैल्यू जो बनेगा इट विल बी 200 न्यूटन पर कूलम, चाहो तो वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हो। सो इट विल बी 200 न्यूटन पर कूलम, 200 न्यूटन पर कूलम। बट सर ये ना x में और y में नहीं है, ऑप्शन चेक करोगे तो ये i कैप और j कैप के फॉर्म में डिफाइन कर रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट x की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट y की तरफ आएगा। इस ट्राइंगल को मैं आगे अलग से बनाऊं तो चलेगा क्या? अभी आपने डायरेक्टली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया इस डायरेक्शन में, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए था Ex, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए था Ey, है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आगे बना देता हूं। भाई मान लो ये वायर है से, है ना, वायर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है? तो ये वायर और ये 6, यहां पे ये 8 एंड ये डिस्टेंस थी 10। आपने अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया वो इस डायरेक्शन में फाइंड किया है। ये वायर है बेटा, है ना, ये z एक्सिस है, z एक्सिस पॉइंटिंग आउट बाहर की तरफ आ रही है। मैंने थोड़ा सा प्लेन चेंज कर दिया इसका, है ना, भावनाओं को समझो, मैंने इसका प्लेन चेंज कर दिया, मैं ऊपर से देख रहा हूं इसको। अगर मैं ऊपर से इसको ऑब्जर्व करूं, अगर मैं ऊपर से इसको ऑब्जर्व करूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, इट इज योर 200 न्यूटन पर कूलम, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो x एक्सिस वाली चाहिए थी और y एक्सिस वाली चाहिए थी, तो मुझे Ex चाहिए, ऑल्सो मुझे Ey चाहिए। तो कैसे निकाले बेटा? ये एंगल कितना बनेगा? 53 डिग्री बनेगा ना, सोचो ना, 4 3 6 कितना होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6 4/3। यार ये 53 डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा फिर? सो E का कंपोनेंट इधर, Ex इज इक्वल्स टू E cos 53 डिग्री, Ey इज इक्वल्स टू E sin 53 डिग्री।
सो 200 cos 53 कितना होता है बेटा? cos 53 3/5 सर। सो 160 आई कैप 200 cos 53 4/5 सर। cos 53 कितना होता है? 4/5 होता है ना। सो इट विल बी 120 आएगा क्या? ओ सॉरी, इट विल बी 160 जे कैप। ऊपर कहीं सही कर लेना, ऊपर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। इट विल बी 120 आई कैप। So electric field can be written as Ex I cap plus Ey J cap। समझना बात को, Ex की जगह लिखेंगे 120 I cap, यहां पे लिखेंगे 160 J cap। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E। 120 I cap plus 160 J cap, 120 I cap plus 160 J cap, 120 I cap plus 160 J cap। सी डी ऑप्शन हमें मिल गया। पहली चीज जो गौर फरमाने की थी वो ये थी कि भाई Z की तरफ तो कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि Z एक्सिस पैरेलल आ रहा था। तो पैरेलल वाले में कोई भी फील्ड नहीं होगा। फील्ड होगा एक्स वाई प्लेन में। फील्ड किस में होगा? एक्स वाई प्लेन में। तो जहां जहां के कैप मुझे दिख रहा था वो मैंने पहले ही काट दिए के कैप वाले, क्योंकि Z में फील्ड नहीं होगा। फील्ड होगा एक्स और वाई में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसको ऊपर से देखा तो ऐसा दिखेगा। ये वो वायर बड़ी सी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस में कितना? 6 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस में कितना? 8 सेंटीमीटर। मैंने बोला यार पहले काम करो ना, इधर डायरेक्टली फील्ड निकाल लेते हैं। तो ये भी तो वायर परपेंडिकुलर के आ रही थी, ये लेंथ भी तो वायर के परपेंडिकुलर है। तो सीधा फॉर्मूला लगाया 2k लैम्डा बाय r। ये r 10 सेंटीमीटर था, आंसर आ रहा है 200 न्यूटन पर कूलम। पर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो बताओ x में और y में कितना है। तो भाई हमने क्या किया? कंपोनेंट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x में cos 53, y में sin 53। तो e cos 53 e sin 53। सॉल्व करके हमें आंसर मिल गया। कंपोनेंट्स की बातें और कुछ भी नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, राइट फ्रॉम हियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया है नोट सभी ने? आगे बढ़े, ये सारी बातें देख लीजिए भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स कैरिंग द चार्जेस डेंसिटीज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। आप देख सकते हैं दो यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर हैं जिन पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। दोनों ही वायर इनफाइनाइट लेंथ की है। If the electric line of force makes an angle alpha with the second wire, then lambda 1 and lambda 2, the ratio of lambda 1 and lambda 2 will be। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक अल्फा एंगल बना रहा है सेकंड वायर के साथ में, यानी कि आप गौर फरमा के देखें तो दिस इज द लाइन, इसकी वजह से यहां पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी योर E1, इट विल बी योर E2। समझ रहे हो बेटा बात को? मैंने कंसीडर किया कि एक इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये भी एक इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी। जब मैं E1 लिखूंगा इट कैन बी रिटन एज 2k लैम्डा 1 अपॉन R1। जब मैं E2 लिखूंगा इट कैन बी रिटन एज 2k लैम्डा 2 अपॉन R2। बेटा गौर फरमाने की बात यह है कि अगर मैं इसको R1 देखूं और इसको मैं R2 देखूं तो R1 और R2 को कैसे लिखा जा सकता है? सर मान लीजिए ये डिस्टेंस R है, मान लीजिए ये डिस्टेंस R है। सो R1 इज योर R cos अल्फा एंड R2 इज योर R sin अल्फा। समझते हो ना बात को? कंपोनेंट्स लेना तो आते ही होंगे। यहां पे R cos अल्फा, ये R sin अल्फा, तो R1 हो जाएगा R cos अल्फा, R2 हो जाएगा R sin अल्फा। तो एक काम करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से 2k से 2k मर जाएगा। एंड E1 बाय E2 कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 बाय R1 डॉट लैम्डा 2 बाय R2। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 तो एज इट इज रहने दीजिए। यहां पे R2 की जगह लिखते हैं R sin अल्फा अपॉन R1 की जगह लिखते हैं R cos अल्फा। R से R मर जाएगा। E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 tan ऑफ अल्फा। पर सर ऑप्शंस में सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है, E1 E2 आ नहीं रहा कहीं पे। तो बेटा एक बात बताओ, ये एंगल अल्फा, तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं ना इनको। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा। तो बेटा यहां पे फॉर्मूला देखो, सो tan अल्फा को E2 बाय E1 लिखा जा सकता है क्या? सोचो ना यार, tan अल्फा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर E2 बेस E1। सो E2 बाय E1 को हम tan अल्फा लिखते हैं, और यहां से मैं बोलूं तो E1 बाय E2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan अल्फा, 1 अपॉन tan अल्फा। तो E1 बाय E2 को लिखते हैं 1 अपॉन tan अल्फा। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 tan अल्फा। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेशो चाहिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का। सो इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इंटू tan अल्फा, और नाउ सॉल्व करा, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। 1 अपॉन tan अल्फा को cot अल्फा लिखते हैं, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा को लिखा जाएगा cot स्क्वायर अल्फा। सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर अल्फा। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? क्लियर रहेगी बातें? cot स्क्वायर अल्फा इज द फाइनल आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले E1 E2 निकाला, दोनों का रेशियो ले लिया, R1 समझा R2 समझा, दोनों का रेशियो लेके लैम्डा 1 R2 लैम्डा 2 R1 आ रहा था, R1 R2 की वैल्यू पुट कर दी भाई। यहां से साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा था। फिर उसके बाद मैं देखा यार E1 E2 का रेशियो क्या होगा, तो देखा ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो एंगल अल्फा बनेगा। मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो पता होता है। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बात भी समझ नहीं आ रही होगी तुम लोगों को। तो यहां पे देखो, ये E1 ये E2 एंड दिस इज योर अल्फा। ये E2 का पैरेलल शिफ्ट कर दो यहां पे, लो भाई, तो ये E2 यहां बन जाएगा। पैरेलल शिफ्टिंग तो जानते हो ना, E2 का पैरेलल शिफ्ट किया, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो E2 बाय E1, तो E1 बाय E2 1 बाय tan अल्फा, तो E1 बाय E2 की जगह 1 अपॉन tan अल्फा मैंने लिख दिया। तो यहां से लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी योर cot स्क्वायर अल्फा। है ना सिंपल सी कहानी। तो भाई छापना शुरू कर दो यहां से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? बहुत बढ़िया। यहां पे आओ, ये सारी बातें लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखेंगे। कंप्लीटेड? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस का Q एंड द मास M मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। बेटा यहां पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसका रेडियस R है। इस सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज माइनस का Q है, तो माइनस का Q चार्ज यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को ना। अरे नहीं भाई, इधर आ जाओ। हाँ, माइनस का Q चार्ज इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे घूम रहा है माइनस का Q चार्ज बेटा, है ना। तो ये माइनस का Q चार्ज इस सर्कल में घूम रहा है, एंड इट इज अराउंड एन इनफाइनाइटली, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस का लैम्डा। ये जो वायर है, ये जो वायर है, इस पे प्लस का लैम्डा है, ये शो करता है कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्लस का लैम्डा क्या शो कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, तो क्या होगा? माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर, ये माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा और उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाली वायर क्या करने वाली है? माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगी। फोर्स कितना लगाएगी इसके ऊपर? सर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसका चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है R डिस्टेंस पे, इट इज गिवन बाय 2k लैम्डा बाय R। सो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा बेटा Q इंटू 2k लैम्डा बाय R। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में चल रहा है? क्या ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ, तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है बेटा, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। वही पुराने फोर्स जो सेंटर की तरफ लगते हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा यहां पे कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो mv स्क्वायर बाय R इज इक्वल्स टू Q इंटू 2k लैम्डा बाय R। बोलो सही बात है कि नहीं? सर ये क्यों कर रहे हो, पर क्या मतलब है इससे? क्योंकि हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर काटने में कितना समय लगेगा। एक चक्कर काटने में जो डिस्टेंस चलेंगी वो होंगी 2 पाई r। भैया एक चक्कर काट लिया, डिस्टेंस चले 2 पाई r।
टाइम जो लगता है इसको कहते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πr, कितनी स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से, है ना। कितनी स्पीड से चलेगा ये पार्टिकल, v स्पीड से चल रहा होगा। ये पार्टिकल सर यहाँ पे v स्पीड से चल रहा होगा, टाइम लगा इसको टाइम पीरियड के बराबर, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2πr/v। ऐसा करने से मैं v फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उसको मैं सीधा यहां रख दूं, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में टाइम पीरियड के इस पूरे फॉर्मूले में मेरे पास सिर्फ v नहीं है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने। 2π कांस्टेंट, r क्वेश्चन में गिवन है, v नहीं है, v को फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमने किया सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसलिए किया ताकि मैं v फाइंड कर सकूं। देखो बेटा, r से r मर जाएगा, v का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी 2k लैम्डा q डिवाइड बाय m का अंडर रूट। सो यहां से मुझे v का वैल्यू मिल चुका है, इस v को उठा के वहां पुट करेंगे, सो टाइम पीरियड बनता है 2πr डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2k लैम्डा q डिवाइड बाय m। ये अंडर रूट का m ऊपर चला जाएगा तो टाइम पीरियड बनेगा 2πr अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 2k लैम्डा q। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। सो टाइम पीरियड विल बी 2πr अंडर रूट m डिवाइड बाय 2k लैम्डा q। क्या ये पहला ऑप्शन ही दिख रहा है ऐसा? क्या ये पहला ऑप्शन ही हमें ऐसा दिख रहा है? तो बोल दें यही सही आंसर होगा। हमने बोला भैया डिस्टेंस एक चक्कर काटने में टाइम पीरियड क्या होता है, पहले तो ये समझ आना चाहिए। टाइम पीरियड वो समय है जिसमें एक चक्कर कंप्लीट हो जाए। एक चक्कर कंप्लीट करने में डिस्टेंस चलेंगे 2πr विच इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। टाइम लगेगा टाइम पीरियड का। इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड है v, वही तो v हमें पता नहीं कितना है, v निकालना पड़ेगा। सो 2πr/v, v निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखा है नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर करके हमने v निकाला, v को यहां पुट करा तो ये बना, फिर अंडर रूट m को ऊपर ले गए। ये है हमारा फाइनल टाइम पीरियड फॉर दिस चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो है 2πr अंडर रूट m डिवाइड बाय 2k लैम्डा q। उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा, नहीं किया तो जल्दी से नोट करो। कंप्लीटेड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला केस यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। अभी तक आप एक वायर या फिर एक सीधी रॉड की वजह से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। आज हम फाइंड करेंगे एक आर्क की वजह से। आर्क पहली चीज, क्या ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? हां सर बिल्कुल, ये 1D ऑब्जेक्ट होता है बेटा। तो आप यहां पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी को ही कंसीडर करना। तो यहां पे ऐसा नहीं कि आप एरिया वगैरह फाइंड करने लग जाओ। आर्क है बेटा, आर्क इज अ 1D ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके पास सिर्फ लेंथ होती है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, एरिया वगैरह नहीं होता। इसलिए यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा, यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा। चलिए भाई, सवाल में हमें दे दिया है कि आपके पास एक आर्क है जिसका रेडियस r है, जिसके सेंटर पे एंगल अल्फा बनता है। ये गिवन है हमें सवाल में। सो गिवन क्या क्या है? एक आर्क जिसका रेडियस r, जिसके सेंटर पे एंगल बन रहा है अल्फा। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये इसके ऊपर चार्ज का बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इस आर्क की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस आर्क की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करें इसको फाइंड कैसे करें इसको फाइंड, क्या करें सर इसके लिए? इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक एंगल, एक एलिमेंट यहां पे भी this is the point P. भावनाओं को समझना बस तुम लोग, है ना। ये एक आर्क है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब मैंने क्या किया कि भाई अगर इसके ऊपर पूरा पॉजिटिवली चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा,
और अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है अल्फा, ठीक है, पूरा एंगल है अल्फा, सो इट विल बी योर अल्फा बाय 2 एंड सिमिलरली यहां पे भी अल्फा बाय 2 होगा, है ना बेटा। पूरा एंगल है अल्फा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा बाय 2, बचा हुआ अल्फा बाय 2। यहां पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने जा रहा हूं, सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट लाइक दिस। स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है वो है dx, इस पे जो चार्ज आएगा इट इज योर dq। ये कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया बेटा, इसका लेंथ हो गया dx और इस पे चार्ज हो गया dq। यहां पे वर्टिकल से थीटा एंगल पे इसने एक छोटा सा एंगल d थीटा बनाया है बेटा, वर्टिकल से थीटा एंगल पे इसने यहां पे d थीटा एंगल बनाया। इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, dE। सही है, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी dE। अब आप गौर फरमाएं जरा, तो आपको पता चलेगा कि ये वर्टिकल वाली लाइन को अगर मैं सीधा एक्सटेंड करूं तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ विच इज गिवन बाय dE cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ विच इज गिवन बाय dE साइन थीटा। तो सर यहां पे भी क्या परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट बनेंगे? पर सर ये तो इसके पैरेलल है ही नहीं। रुको जरा, ये एलिमेंट आपने एक तरफ लिया है, अगर मान लेते यही एलिमेंट यहां पे लिया होता, जरा गौर फरमाना है ना, यही एलिमेंट अगर यहां लिया होता तो इसकी वजह से कहानी इधर आती, तो एक एलिमेंट यहां बनता है इसका भी, और एक एलिमेंट नीचे की तरफ ही बनता है इसका भी। सोचना इस बात को, है ना। यही एलिमेंट, यही आइडेंटिकल एलिमेंट यही आइडेंटिकल एलिमेंट अगर यहां पे आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरी आर्क को कवर करने के लिए, पूरे आर्क को कवर करने के लिए इस एलिमेंट को कभी ना कभी यहां तो आना पड़ेगा। और जब वो एलिमेंट यहां आएगा, जब वो एलिमेंट यहां पे आएगा तो आप खुद देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनेगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, क्योंकि ये भी कितने एंगल पे आएगा, थीटा। बेटा सिमेट्री तो है ही सही, सिमेट्री तो है ही सही, ये एलिमेंट कभी ना कभी तो घूम फिर के यहां पे पहुंचेगा, और जब वो यहां पहुंचेगा तो एक dE, यहां पे dE साइन थीटा और ये dE cos थीटा नीचे आ जाएगा। बेटा साइन थीटा वाला तो साइन थीटा को मार देता है, एड ऑन में सिर्फ dE cos थीटा रह जाता है। ये एलिमेंट का काम क्या है? पूरी रॉड को कवर करने का, पूरी रॉड को कवर करने के लिए वो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक पूरा घूमेगा। ये एलिमेंट क्या करेगा? पूरी रॉड कवर करने के लिए A से लेके B तक पूरा जाएगा। जब वो ऐसे कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी एक और पॉइंट मिलेगा इधर की तरफ जो कि थीटा एंगल पे था, और जैसे ही अपना स्मॉल एलिमेंट यहां पहुंचा, देखा तो इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी dE। बेटा सेम एंगल पे है तो एक कंपोनेंट dE sin थीटा और एक कंपोनेंट dE cos थीटा। बेटा साइन थीटा वाले साइन थीटा वाले को तो मार देगा, तो बचेगा कौन? सिर्फ cos थीटा वाला बचेगा कौन? सिर्फ cos थीटा वाला बचेगा। सर कौन बचेगा? cos थीटा वाला बचेगा। तो जब हम यहां पे dE नेट डिफाइन करते हैं, सो इट इज ओनली dE cos थीटा, नॉट sin थीटा। तो कभी भी आप sin थीटा को कंसीडर मत करना, क्योंकि आप कंसीडर करोगे सिर्फ cos थीटा को, sin थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा sin थीटा वाला एक दूसरे को मार देगा, तो हमारे पास सिर्फ बचता है cos थीटा वाला। तो यहां पे जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, इट इज योर इंटीग्रल ऑफ dE cos थीटा। लेकिन उससे पहले dE को तो निकाल लो, उससे पहले dE को तो निकाल लें। चलिए भाई, तो dE को निकालते हैं, इसको तो डब्बे में बंद करो, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला टास्क, लेट्स फाइंड द dE। अभी भूल जाओ व्हाइट वाले को, व्हाइट वाले को भूल जाओ। व्हाइट वाला सिर्फ मैंने आपको यह बताने के लिए बनाया था कि dE sin थीटा dE sin थीटा कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारा एलिमेंट ये ऑरेंज वाला ही कंसीडर करना, व्हाइट वाले को भूल जाओ बेटा कि व्हाइट वाला कोई था ऐसा यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट यही बनाना, सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पे साइन थीटा मर जाते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा वाला लेने की जरूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। गॉट इट?
आओ अगले पेज पे चलते हैं, लेट्स फाइंड डीई। तो बेटा डीई को लिखा जाएगा के डी क्यू बाय रेडियस आर का स्क्वायर। क्यों? अरे यहां पे जब आपने एलिमेंट लिया है ना, इसका बाइसेक्टर भी बना ही देता हूं मैं। यहां पे जब आपने एलिमेंट लिया, सो इसका लेंथ dx, इस पे चार्ज dq। बेटा ये एलिमेंट एक छोटा सा फील्ड बना रहा है de, जिसका हम सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही लेते हैं, ना कि हम साइन वाला लेते हैं ना। चलिए बेटा ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस जितना ये है सर उतना ही ये हो जाएगा, r रेडियस के बराबर। सो k dq बाय r स्क्वायर हो गया। अब सर बात ये आती है कि dq को एलिमिनेट कर दीजिए यहां से। सो dq को एलिमिनेट करने की बात आ रही है, तो लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dl या फिर dx लिखूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटा सा लेंथ है dx जिसपे चार्ज है dq, सो dq कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। dq को लिखा जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। सो ये चीज उठा के अगर मैं यहां पे पुट कर दूं ऊपर, सो de कैन बी रिटन एज k लैम्डा dx डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताना, क्या वहां पे de के साथ कोई एंगल थीटा है क्या? हाँ सर, यहां पे थीटा आ रहा है। de के साथ यहां cos थीटा है, तो de में मुझे ये dx नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जगह d थीटा चाहिए। de में ये जो dx आ रहा है ना, इसको हटाओ भाई, d थीटा चाहिए। तो अब हम कंसीडर करते हैं छोटे से आर्क को, कंसीडरिंग द स्मॉल एलिमेंट, कंसीडरिंग स्मॉल एलिमेंट। क्या कंसीडर कर रहे हो सर आप स्मॉल एलिमेंट में? कंसीडर ये कर रहे हैं कि ये छोटा सा एलिमेंट जिसने छोटा सा एंगल d थीटा बनाया, जिसका रेडियस r है और जिसकी लेंथ dx है, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। सो dx की जगह पे मैं क्या लिखूं? k लैम्डा r d थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। dx की जगह पे मैंने लिखा r d थीटा, तो ये बन जाएगा k लैम्डा बाय r इंटू d थीटा। अब आया ना मजा? सो de का जो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, k लैम्डा d थीटा डिवाइडेड बाय r। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको उठा के हम क्या करेंगे? यहां पे पुट करेंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ द आर्क। इसको de को उठाओ यहां से और पुट करो यहां पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ de cos थीटा इंटीग्रल ऑफ k लैम्डा बाय r d थीटा cos थीटा। कांस्टेंट पार्ट बाहर आएगा, k लैम्डा बाय r बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा। व्हाट आर द लिमिट्स बेटा? लिमिट्स क्या होंगे? जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। मैंने क्या बोला कि पूरा एंगल कितना था? अल्फा था। ये वाला कितना होगा? अल्फा बाय 2। ये वाला कितना होगा? अल्फा बाय 2। एलिमेंट ने जो एंगल बनाया था वो ये था, थीटा। एलिमेंट ने जो एंगल बनाया था वो था ये वाला, थीटा। ठीक है, ये था ना अपना एलिमेंट? हाँ बिल्कुल, ये एलिमेंट था बेटा। अगर आप यहां पे आओगे तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? यहां पे 0। यहां पे आओगे थीटा का वैल्यू मिलेगा अल्फा बाय 2, और 0 से पीछे जाओगे तो थीटा का वैल्यू मिलेगा माइनस का अल्फा बाय 2। सोचो ना यार, ये थीटा
जब वो इधर आया तो थीटा 0 हो गया, जब वो इधर गया तो नेगेटिव। देखो 0 से इधर जा रहे नेगेटिव, माइनस का अल्फा बाय 2, इधर गए तो पॉजिटिव प्लस का अल्फा बाय 2। समझ लो बात को। सो लिमिट्स क्या लगाऊं मैं यहां पे, माइनस के अल्फा बाय 2 से लेके प्लस का अल्फा बाय 2 तक। समझ लो बात को। ये एलिमेंट जब इधर आया तो थीटा 0 हो गया, जब ये एलिमेंट इधर जाएगा थीटा नेगेटिव 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 माइनस का अल्फा बाय 2। फिर से थीटा इधर आया 0, इधर आया पॉजिटिव 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 प्लस का अल्फा बाय 2। तो लिमिट्स लगेगी माइनस के अल्फा बाय 2 से लेके प्लस के अल्फा बाय 2 तक। लेट्स सॉल्व इट अगेन। तो E कैन बी रिटन एज के लैम्डा बाय आर। बेटा कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन थीटा, आई थिंक यही होता है। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन थीटा ही होता है ना, पक्का सच में? हाँ, प्लस का होता है, प्लस का होता है। माइनस के अल्फा बाय 2 से लेके प्लस के अल्फा बाय 2 तक कैसे लिखोगे? माइनस के लगाओ ना। अरे क्या गलती कर रहे हैं हमने। ठीक है, सो E इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर माइनस का साइन अल्फा बाय 2 और माइनस ऑफ, क्या कर रहा हूं मैं यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन के लैम्डा बाय आर, हाँ अभी सही है, साइन अल्फा बाय 2 माइनस का साइन माइनस का अल्फा बाय 2, हाँ अब सही है। सो के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस का साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा। साइन की प्रॉपर्टी पता है ना आप लोगों को, साइन की प्रॉपर्टी होती है दैट साइन ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस का साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस का साइन थीटा। इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करके आंसर बनता है 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 2 साइन अल्फा बाय 2, सो 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ये फॉर्मूला है फॉर एनी आर्क जिसके सेंटर पे एंगल अल्फा बन रहा है, फॉर एनी आर्क जिसके सेंटर पे एंगल अल्फा बन रहा है, इसका रेडियस है आर। पॉजिटिवली चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इधर, विच इज गिवन बाय 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। अब इसी पे अलग अलग केस आएंगे, जैसे कि पहला केस, इसी पे अलग अलग केस आते बेटा। जैसे कि पहला केस आपसे बोल देगा भैया क्या है, सेमी सर्कल है, वो बोलेगा सेमी सर्कल है, तो परेशान मत हो जाना। सेमी सर्कल बोले तो ऐसा होता है, ये रहा हमारा वो पॉइंट P, तो सर यहां पे अल्फा कितना हो जाएगा, पाई के बराबर। सेमी सर्कल बोले तो अल्फा पाई के बराबर, फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा सेमी सर्कल का, 2 के लैम्डा बाय आर वेयर आर इज द रेडियस साइन पाई बाय 2, अल्फा कितना पाई, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो E का वैल्यू 2 के लैम्डा बाय आर। तो किसके लिए डिफाइन हुआ ये, सेमी सर्कल के लिए डिफाइन हुआ। किसके लिए डिफाइन हुआ, सेमी सर्कल के लिए डिफाइन हुआ। दूसरा केस क्वार्टर के लिए बोल सकते हैं, वो स्पेलिंग देख लेना, मैंने गलत लिख दिया तो, है ना। सो उसमें कैसा होता है सर, वो एंगल कितना बनता है, पाई बाय 2 का, रेडियस कितना होता है आर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, सो E इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है ना। तो E इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाय अंडर रूट 2
आर, चाहो तो अंडर रूट ऑफ 2 के लैम्डा बाय आर ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्वार्टर के लिए हो जाएगा, ठीक है, एंड ये सेमी सर्कल के लिए हो गया। तीसरा केस सर्कल के लिए बनता है, तीसरा केस सर्कल के लिए बनता है। तो कंप्लीट सर्कल जिसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉजिटिवली चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा इस पे, है ना। फील्ड की डायरेक्शन भी अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप वो भी बता देना उसको, बोलना भैया फील्ड इधर बनेगा, ठीक है। फील्ड का कोई डायरेक्शन आपसे पूछ ले कि भैया फील्ड कहां बनेगा, तो उसको बता देना कि फील्ड भैया यहां पे बनेगा। ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा इस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा सेंटर पे एंगल जो बनता है इट विल बी ऑफ 2 पाई, सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कल में वो 2 पाई का बनता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2k लैम्डा बाय आर, बेटा साइन 2 पाई बाई 2। इसको अगले पेज पे बना ले क्या यार, यहां कचरा हो गया बहुत ज्यादा, है ना। ये केस वैसे आगे आएगा बट हम अभी कंप्लीट कर लेंगे तो बेटर रहेगा इसके लिए, ठीक है। थर्ड केस सर्कल का होगा, सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो बनेगा 2 पाई का, यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 2 पाई बाय 2, 2k लैम्डा बाय आर साइन पाई, साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 बनेगी। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बिकॉज ऑफ द सर्कल, ये बात ध्यान रखना। सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक बार आपने आर्क के लिए फाइंड कर लिया, तो उसके बाद सेमी सर्कल दे दे, क्वार्टर दे दे, सर्कल दे दे, कुछ भी दे दे, हम उसके लिए फाइंड करेंगे। कुछ और देगा, एंगल दे दे, हम तो फाइंड कर लेंगे तब भी, है ना। तो इसको नोट कर लेंगे बेटा, यहां से शुरू करना है, नोट करना, राइट फ्रॉम हियर, सारी बातें लिख लीजिए जल्दी से। लिखा सभी ने, पक्का, सच में लिखो ये सारी बातें, हो गया। फिर से लिखो ये सारी बातें, क्लियर, बहुत ही शानदार। फिर यहां पे आइए, ये फाइनल रिजल्ट्स, उसके अलावा उसके कुछ और केसेस मैंने डिफाइन कर दिए यहाँ पे, सेमी सर्कल के लिए, क्वार्टर के लिए, फिर कंप्लीट सर्कल के लिए भी आगे डिफाइन किया। नोट किया इसको, किया नोट। यहां पे आइए, ये कंप्लीट सर्कल के लिए भी डिफाइन कर दिया, इट विल बी अ 0, है ना। कंप्लीट सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा सेंटर पे वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए बेटे इस पे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपको क्या दे रखा है, a thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it। तो एक सेमी सर्कल बेटा है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इसका, तो वो आपको बताना है। सर क्या है ये सेमी सर्कल, एंगल कितना बनता है यहाँ पे सेंटर पे, पाई, यानी कि 180 डिग्री का। सो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे तो हमने फाइंड कर लिया, इट विल बी 2k लैम्डा बाय r, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन चलो एक बारी के लिए साइन अल्फा बाय 2 के हिसाब से करते हैं। अल्फा की जगह पाई पुट करना है, सो 2k लैम्डा बाय r साइन पाई बाय 2, 2k लैम्डा बाय r। बेटा k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा है, हाँ, बट इतना पता है कि इसके ऊपर चार्ज है Q, इतना पता है इसके ऊपर चार्ज है Q। इसकी लेंथ, अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, पाई R। अगर इसका रेडियस R है, इसका रेडियस अगर R है तो ये आर्क की जो लेंथ है बेटा वो कितनी होगी, पाई R, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। सो लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय लेंथ होता है, सो Q अपॉन पाई R इज योर लैम्डा। तो जहां आपको लैम्डा दिख रहा है वहां पे Q अपॉन पाई R पुट कर दे, Q अपॉन पाई R, और एक R साथ में चल रहा था, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा। सो योर आंसर कम्स आउट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो बनेगी Q अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर, Q अपॉन 2 पाई
स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सर दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं ऐसे वाले, तो कौन सा वाला सही होगा? आपको डायरेक्शन मैंने बताई थी कैसे निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी। नीदर मतलब माइनस का जे कैप। डायरेक्शन क्या आएगी बेटा? माइनस का जे कैप। माइनस का जे कैप बी ऑप्शन है। माइनस का जे कैप बोला तो बी ऑप्शन है, तो दिस इज द फाइनल आंसर विच वी हैव। कंप्लीट हुआ सवाल, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक वायर जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर था, एक वायर जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर था, इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क। इसको एक सेमी सर्कुलर आर्क में बेंट किया है पूरा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। If two equal half of the arc were to be uniformly charged with the charge plus minus q, बेटा आप देख लो, आधा हिस्सा प्लस का q चार्ज, प्लस का चार्ज है, और आधे हिस्से में हम माइनस का q, तो यहां पे प्लस का q चार्ज है, यहां पे माइनस का q चार्ज है। ठीक है, नाउ चार्ज भी कितना है यहाँ पे? चार्ज भी देख लो, 10 की पावर 3 एप्सिलॉन इतना चार्ज इसमें हमने किया हुआ है। इसका पूरा लेंथ, एक वायर था जिसका लेंथ था 20 सेंटीमीटर, इस वायर को बेंड कर दिया और ये बना दिया, तो इसका जो आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ वो है 20 सेंटीमीटर। सो पाई आर इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। तो हमने यहां से क्या निकाला? रेडियस निकाला। हमने यहां से क्या निकाला बेटा? रेडियस निकाल लिया। ठीक है, चलिए भाई फाइंड करते हैं इसको। पहली बात तो सर ये प्लस वाला क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा। माइनस वाला क्या करेगा? पास बुलाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे कहीं पे आएगा, तो ई नेट हमें इधर मिलने वाला है। ये तो माइनस की वजह से, ये प्लस की वजह से दूर भगाने वाला, प्लस की वजह से दूर भगाएगा, माइनस वाला पास बुलाएगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा। इधर बोले तो आई कैप में आएगा। तो जो आपको जे कैप दिख रहे हैं वो तो काट दीजिए, जो जे कैप दिख रहे हैं वो तो काट दीजिए, क्योंकि आंसर हमारा कहां आने वाला है? आई कैप में आने वाला है। तो बचे हुए ऑप्शन ए और डी, इनमें से चेक करते हैं। तो ई नेट विल बी इज इक्वल्स टू ई प्लस ई माइनस। बेटा वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट में स्क्वायर में करना पड़ेगा। पहले हम ई प्लस और ई माइनस निकाल लेते हैं, उसके बाद ये सारी बातें कर लेंगे फिर, है ना। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये क्या है? क्वार्टर है सर। ये क्वार्टर के लिए हमने बोला था √2 k लैम्डा बाय r, सही बात है। ई माइनस के लिए बोला था क्वार्टर है सर, ये √2 k लैम्डा बाय r। चार्ज तो सेम है, बस पोलैरिटी अलग अलग है। चार्जेस सेम है, पोलैरिटी अलग अलग है। आप देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ई नेट विल बी गिवन बाय √2 टाइम्स ऑफ, या तो ई प्लस कर लीजिए या फिर √2 टाइम्स ऑफ ई माइनस कर लीजिए। बेटा दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा इट इज गिवन बाय √e प्लस का स्क्वायर प्लस ई माइनस का स्क्वायर। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कुछ भी लिखो यहां पे, ई प्लस ई माइनस जो लिखना है लिखो। समझ रहे हो ना बात को? पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये क्वार्टर दिख रहा है ये आपको? क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है? क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है? यार क्वार्टर के लिए मैंने सॉल्व करना बताया था आप लोगों को। क्या यही फॉर्मूला बन रहा था क्वार्टर के लिए? √2 k लैम्डा बाय r। नहीं है भरोसा मेरे पे? क्या ये नहीं बना था √2 k लैम्डा बाय r क्वार्टर के लिए? ये देखो √2 k लैम्डा बाय r, माइनस वाले में भी √2 k लैम्डा बाय r। देखा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट विल बी √2 टाइम्स ऑफ ई प्लस लिख लो या ई माइनस लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? मैग्नीट्यूड तो सेम है। या तो प्लस में लगा लो या माइनस में लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहां पे हमें मैग्नीट्यूड से ही डील करना है, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं जान चुका हूं, इट विल बी योर प्लस का आई कैप। डायरेक्शन तो मैं जान चुका हूं कि वो प्लस का आई कैप है, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना था। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। यहां से ई नेट कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स ऑफ, या तो ई प्लस लिख लूं या फिर √2 टाइम्स ऑफ ई माइनस लिख लूं, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो √2 टाइम्स ऑफ √2 k लैम्डा बाय r, बेटा ये बन जाएगा 2 k लैम्डा बाय r। 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की जगह बेटा क्या लिखा जाए? हो ये दिक्कत आ गई सर,
ये दिक्कत आ गई ना, लैम्डा की जगह क्या लिखा जाए। क्या करें, क्या करें। मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस पे टोटल चार्ज कितना है? ये प्लस का क्यू, वो माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, वो माइनस का क्यू। सो लैम्डा विल बी 2q बाय एल, ऐसा लिख दूं क्या? लैम्डा विल बी 2q बाय एल, ऐसा लिख दूं, चलेगा क्या? अरे ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, दोनों का ऐड कर दो, मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना अपने को। तो सो लैम्डा की जगह 2q बाय एल कर देता हूं। और लेंथ कितना था बेटा? 20 सेंटीमीटर था। एल कितना है? 20 सेंटीमीटर। सो इसकी जगह लिख देता हूं 2q बाय एल डॉट 1 बाय आर। 2 2 जा 4, क्यू की जगह पाई इंटू क्यू डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर। आर की जगह बेटा क्या लिख सकता हूं मैं? आर की जगह क्या लिख दूं? 0.2 अपॉन पाई, यानी एल अपॉन पाई। सो ई नेट विल बी इज इक्वल्स टू क्यू की जगह 10 का पावर 3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.2 है लेंथ, और आर की जगह 0.2 अपॉन पाई। पाई से पाई मर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से मर जाएगा। 10 का पावर 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 100। 2 से 50 टाइम्स मर जाएगा, 2 से ये 25 टाइम्स मर जाएगा, एंड योर आंसर विल बी 25 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। पहली बात तो ये समझो 2q क्यों किया? अरे यहां का q और यहां का q, मैग्नीट्यूड चाहिए, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। q प्लस q 2q होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, पोलैरिटी से मतलब नहीं है मुझे अभी यहां पे। तो q प्लस q 2q अपॉन इसका टोटल लेंथ l था जो कि 20 सेंटीमीटर था। तो लैम्डा की जगह 2q बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां लैम्डा की जगह 2q बाई एल किया, सॉल्व करके हमारे पास वी गॉट दिस रिजल्ट्स बेटा, है ना। आर को क्या लिखते हैं बेटा? एल अपॉन पाई। आर को हमने लिखा था एल अपॉन पाई, और एल जो था वो था 0.2 अपॉन पाई। यही तो किया था हमने बेटा आर, उसके बेसिस पे हमारे आंसर आए। तो 25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इज द फाइनल आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ेंगे। हो गया नोट? लिखो इसको भी। ये भी कर लिया, बहुत ही शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे आंखों के सामने ये रहा। सवाल कहता है 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स लाइंग इन द सेम प्लेन। आप देख सकते हैं बेटा, एक रिंग ये है 1 वाली, एक रिंग ये रही 2 वाली, सेम प्लेन में है, बहुत बढ़िया। हैविंग द रेडियस 2r एंड r रेस्पेक्टिवली, दे आर जॉइंड यूजिंग 2 स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर्स। 2 वायर्स के थ्रू मैंने इनको ज्वाइन किया है। वायर ये 3 बोल दिया इसको, और इसको मैंने बोल दिया 4। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर ये रहा बेटा, दिस इज द कॉमन सेंटर। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। कॉमन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताइए। चलिए भाई कैसे बताओगे इसको सॉल्व करके? और क्या करें सर, क्या करें? मैं डायरेक्शंस बनाने की कोशिश करता हूं, जरा आप लोग मेरा सपोर्ट करना। चलो, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, विच इज गिवन बाय E1। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, गिवन बाय E2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, गिवन बाय E3। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, गिवन बाय E4। बेटा E3 और E4 को जरा गौर फरमा के देख लेना एक बार, कुछ दिखने ना लग जाए तुम्हें ना। ये E4, ये E3। यार मुझे क्या लगता है ना कि ये डिस्टेंस तो सेम ही होगी, R, ये भी R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका। तो वायर 3 एंड 4, वायर 3 एंड 4 आर आइडेंटिकल। पहली बात तो आइडेंटिकल है, मतलब सेम चार्ज है, सेम लेंथ है। एंड ऑल्सो दे आर at equal distance, they are at equal
डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे है बेटा, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3 इज इक्वल्स टू E4। मैग्नीट्यूड में बोला दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो मैग्नीट्यूड में अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये तो एक दूसरे को मार देंगे। इन्होंने तो क्या किया, एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि 3 और 4 वाली वायर मैंने देखा बेटा, देखो सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी है दोनों पे, सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों पे, बराबर के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो भैया एक दूसरे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कहानी बसती है E1 और E2 की। बेटा E1 को जब मैं लिखूंगा, सो इट विल बी 2k लैम्डा बाय 2r। डायरेक्शन अगर मैं इधर ले लूं पॉजिटिव, इधर मैं ले लूं नेगेटिव, या यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जो पसंद आए वो डायरेक्शन ले लो। इधर डायरेक्शन मैंने ले ली प्लस का आई कैप क्योंकि एक्स एक्सिस होता है, इधर ले ली मैंने माइनस का आई कैप क्योंकि माइनस का एक्स एक्सिस होता है। सो E1 का डायरेक्शन आएगा बेटा, इट विल बी योर आई कैप के लैम्डा बाय आर आई कैप, के लैम्डा बाय आर आई कैप। E1 आ गया। E2 को निकालते हैं, E2 को लिखेंगे 2k लैम्डा बाय आर माइनस का आई कैप, क्योंकि सेकंड वाले का जो रेडियस है वो तो आर है, सिर्फ सेकंड वाले का जो रेडियस है वो तो सिर्फ आर है। फर्स्ट वाले का रेडियस 2r था तो मैंने रेडियस 2r लिख दिया, सेकंड वाले का रेडियस आर है वो आर कर दिया। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E1 प्लस E2, जैसा कि आपने देखा यहां पे, तो इट विल बी k लैम्डा बाय r आई कैप माइनस का 2k लैम्डा बाय r आई कैप, माइनस का k लैम्डा बाय r आई कैप इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। बट अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में अगर आप गौर फरमा के देखेंगे देन यू विल कम टू नो इट इज सिंपली k लैम्डा बाय r। मैग्नीट्यूड चाहिए तो इट इज ओनली k लैम्डा बाय r, डायरेक्शन चाहिए तो वो नेगेटिव साइड जाएगी। सो k लैम्डा बाय r डी ऑप्शन में मिलता है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो वायर की वजह से कुछ नहीं होना था, जो भी होना था आर्क की वजह से होना था। पहले आर्क की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे आर्क की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को मैंने माइनस किया एंड आई गेट द फाइनल आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? पक्का आगे बढ़े क्या? लिखो ये सारी बातें, लिख लिया? चलिए भाई वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द सेंटर। जीरो होता है, मैंने बता दिया था। दो तरीके, पहला फॉर्मूला, दूसरी चीज सिमेट्री से भी बता सकते हो। सिमेट्री सिंपली कहती है कि भाई यहां पे आपने एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया DE, यहां पे एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया DE। दोनों बराबर डिस्टेंस पे, दोनों बराबर डिस्टेंस पे, दोनों पे चार्ज सेम, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। सेम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। हर कोई मेरे बच्चे यहां पे क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो रहेगी। फॉर्मूले से भी निकाला, सिमेट्री से भी निकाला, आंसर सेम आया। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। सिमेट्री से बिठाना है सिमेट्री से बिठाओ, फॉर्मूले से भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से बिठाना है फॉर्मूले से बिठाओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलिए बेटा, तो इस पे एक सवाल मैं कराता हूं आप लोगों को। बोला कि एक रिंग जिसके ऊपर चार्ज है, जिसका रेडियस है 0.5 मीटर, उसमें एक गैप है बेटा, ये गैप है, दिस इज द गैप। अभी गैप का जो लेंथ है ना, ये गैप का जो लेंथ है वो है 0.002 पाई मीटर का। इफ द रिंग, कंप्लीट रिंग कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इस पूरे पे चार्ज 1 कूलम का था, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। बेटा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिंपल, जीरो, है ना? ऐसा नहीं होता है। अभी ये रिंग अधूरी है, अभी ये रिंग अधूरी है। जरा गौर फरमा के देखना, मैं कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। है।
बेटा मजा नहीं आ रहा है ना इसमें कुछ। हाँ, आप देखोगे इतने से पार्ट की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इतने से पार्ट की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनेगा। ऊपर कोई नहीं है, नीचे वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और इतना सा ये वाला, दिस इज योर थर्ड पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3। मेरे बच्चे, जितना चार्ज पहले पार्ट में उतना चार्ज सेकंड पार्ट में फ्रॉम द सिमेट्री। सो फ्रॉम सिमेट्री E1 इज इक्वल्स टू E2। बेटा E1 और E2 बराबर हो जाएंगे, और अगर E1 E2 बराबर हो गए तो क्या ये एक दूसरे को मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है E3। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E3। तो यहां पे कोई बच्चा अगर बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बहुत गलत बात है। बेटा आप एक चीज देख रहे हो, गैप का जो लेंथ था, जितना गैप का लेंथ था उतना ही ये आर्क लेंथ होगा। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू गैप लेंथ, या गैप की जो विड्थ थी आर्क लेंथ उतना ही हो जाएगा। अरे जितना इस गैप का विड्थ है बेटा, जितना ये गैप है उतना ही तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ भी क्यों लिखूं? आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू गैप, जितना ये गैप है उतना ही ये आर्क लेंथ हो जाएगा। तो आर्क का जो लेंथ आएगा, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 0.002 पाई मीटर। क्या बहुत बड़ी लेंथ है? क्या ये बहुत बड़ी लेंथ है? नहीं सर, इट्टू सी लेंथ है ये। सिर्फ ये लेंथ बहुत बड़ी नहीं है, ये लेंथ इतनी सी है, सिर्फ इट्टू सी लेंथ है। ये दिखने में बड़ी दिख रही है तुम लोगों को, तो मुझे दिखाना भी तो है डायग्राम में, लेकिन असल में आप देखो तो 0.002 पाई इट्टू सी लेंथ होगी। यानी इस लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कोई बड़ा चार्ज नहीं बल्कि स्मॉल चार्ज होगा। सिंस आर्क लेंथ is very small, therefore charge on this length is also very small, which can be considered as पॉइंट चार्ज। क्या बोले बेटा? आर्क लेंथ बहुत छोटा है, इसलिए आर्क लेंथ पे जो चार्ज आएगा वो भी बहुत छोटा होगा, जिसको कि एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चा जानता है कि dq बाय, बेटा ये रेडियस है, ये रेडियस होता है ना, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा k dq बाय r स्क्वायर। रेडियस आपको दे रखा है 0.5 मीटर है, k का वैल्यू पता है, dq निकालना है। तो dq कैसे निकालेंगे सर? आसान है, देखो भाई पूरी वायर, पूरा सर्कल, चार्ज q, इसका लेंथ 2 पाई r, तो इसका जो लैम्डा बनेगा इट इज q डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये छोटा सा आर्क जिसका लेंथ 0.002 पाई, इस पे चार्ज dq, तो इसके लिए लैम्डा बनेगा dq डिवाइडेड बाय 0.002 पाई। समझ लो बेटा, पूरे सर्कल के लिए लैम्डा q अपॉन 2 पाई r, छोटे से आर्क के लिए लैम्डा, क्योंकि देखो लैम्डा जो होता है वो मटेरियल के लिए होता है बेटा। अब जब मटेरियल ही सेम है तो लैम्डा तो सेम होगा। तो फ्रॉम हियर q डिवाइडेड बाय 2 पाई r इज इक्वल्स टू dq डिवाइडेड बाय 0.002 पाई। पाई से पाई मरेगा, पॉइंट हटाए तो ऊपर 10,000 2 से 2 भी मर जाएगा। सो dq इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है 1 कूलम का, 1 अपॉन रेडियस कितना 0.5 इंटू 1000
डी क्यू हो जाएगा बेटा 1000 नीचे आएगा, रेडियस 0.5 है, चार्ज यहाँ पे 1 कूलम का है, सो डी क्यू इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस का 3, सॉरी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे 5 टू 10 कूलम। तो देखा कितना छोटा सा चार्ज है बेटा, क्या ये छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? देखो ना बेटा, उस आर्क पे, इस आर्क पे जो चार्ज था वो कितना था, डी क्यू, और डी क्यू का वैल्यू देखो कितना सारा है, इतू सा। तो इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जब हम इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर करके, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय डी क्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय रेडियस 0.5 इंटू 0.5, 5 पॉइंट्स हटा दिए 100, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 9 8 जा 72 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 7.2 10 का पावर 7 न्यूटन पर कूलम। So this is the electric field due to the arc. So this is the electric field due to this arc, क्योंकि यहां पे ऊपर गैप नहीं था, क्योंकि यहां पे ऊपर गैप नहीं था, है ना। तो ऊपर गैप नहीं था तो नीचे की जो आर्क है बेटा उसने क्या किया, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ऊपर गैप था तो इधर इसको अपोज करने वाला कोई नहीं था, समझ रहे हो बात को। ऊपर यहां गैप होने की वजह से नीचे की तरफ कोई फील्ड नहीं बना, तो नेट फील्ड जो बनता है इट इज E3 विच इज योर 7.2 10 की पावर 7। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अगर ये गैप भरा हुआ होता तो आंसर बनता है 0, लेकिन ये गैप भरा है नहीं, खाली है ये, तो इसलिए इधर वाले की वजह से फील्ड इधर बनेगा, बाकी इसका फील्ड मार डाला। ये 1 वाला और सेकंड वाला सिमेट्री की वजह से इन दोनों के फील्ड कैंसिल होते हैं, सिर्फ इस आर्क की वजह से फील्ड रहता है, और आर्क का जो लेंथ है वो इस गैप के बराबर है। आर्क का जो लेंथ है बेटा वो इस गैप के बराबर है, विच इज योर 0.002 मीटर, है ना। अब ये लेंथ बहुत छोटा है, ये लेंथ छोटा होने की वजह से इस पे चार्ज भी बहुत छोटा है, जिसको कि एक पॉइंट चार्ज की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, और इसका प्रमाण मैंने आपको यहां दे दिया। आप देख लो बेटा, इसके लिए लैम्डा निकाला q/2πr, इसके लिए छोटे से एलिमेंट के लिए लैम्डा निकाला dq/0.2, सॉल्व किया, चार्ज देखो कितना छोटा सा आ रहा है, छोटा सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हो यहां पे, सॉल्व करोगे यू गेट द फाइनल आंसर। छाप लीजिए बेटा इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे आइए, सारी बातें लिखिए जल्दी से। हो गया ये भी? सच में बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई, तो यहां पे हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। इसके बाद एक केस बचता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कवर कराऊंगा, जिसमें रिंग की वजह से, किसी भी रिंग की वजह से सेंटर पे नहीं एक्सिस पे हमें फील्ड फाइंड करना है। एक रिंग होगी, इस रिंग से एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी। बड़ा मजा आएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा लेक्चर को, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर की डीपीपी आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। उसमें आपको जाना है, IIT JEE में आना है, यहां पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, एक और पेज खुलेगा जिसमें यहां वॉच ऑल वीडियोस में आपके सारे लेक्चर्स, डीपीपी भी यही मिलेगी बेटा आपको, डीपीपी का पीडीएफ फॉर्मेट यही मिलेगा, तो उसको जरूर सॉल्व करना, और डीपीपी के सॉल्यूशन भी आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे। तो लेक्चर, डीपीपी और उसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट चीजें यहां पे मिल जाएगी। और वेबसाइट पे अगर आप आके लेक्चर्स देखते हो तो ये आपके लिए फ्री रहेगा। ऐसा नहीं है बेटा कि 2 या 3 लेक्चर्स के बाद कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़े, ये आपके लिए ऑलवेज फ्री रहेगा। आप जितने बार आओ उतने बार आपको अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिए, सो दैट आप किसी को भी लेक्चर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो वेबसाइट पे एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वो जो लाल बटन है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड अपने दोस्तों तक सेशन को जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे जेई की प्रिपरेशन हो रही है अप टू द एडवांस लेवल, तो आके ज्वाइन कर ले, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बस इतनी ही बातें आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।